अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 ओके, चलें जी। क्वेश्चन नंबर 8 को पहले रीड आउट करते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं और फिर उसको हम लोग देखेंगे कि इसको हमने सॉर्ट आउट कैसे करना, सॉल्व कैसे करना। जो लोग नए आए हैं, जिनका आज पहला लेक्चर, वो लोग क्या करेंगे, ऐसे ही हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो पिछले जितने भी लेक्चर्स रिकॉर्ड हो चुके हैं उनको आपने घर जाके देख लें। कहाँ से देखेंगे? यूट्यूब चैनल है, कौन सा? कॉमर्स उस्ताद के नाम से, ठीक है। अगर किसी को ना पता चले मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। वो पिछले सारे लेक्चर्स देख लें। वैसे भी हम लोग रोज़ाना जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं जैसे आज शुरू किया है चैप्टर, ठीक है। तो हम लोग हर चीज़ डिटेल में डिस्कस करते हैं, तो ध्यान करेंगे, थोड़ा सा आप तवज्जो करेंगे, फोकस करेंगे इस पे, तो आपको आज ही सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये नहीं होगा कि आज चलो पहला दिन है, पता नहीं समझ आएगी या नहीं आएगी, ऐसा नहीं, ठीक है। साथ साथ हम लोग जितनी ज़रूरी डिटेल्स हैं वो हम लोग साथ साथ डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर मेरे पास जो बुक है इसमें क्वेश्चन नंबर ये 9 है और सेम क्वेश्चन कुछ बुक्स में क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो आप लोग देख लें कि आपकी बुक में कौन सा है। मेरे पास यहाँ पर 9 है। तो पहले हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ के हर चीज़ को डिस्कस करेंगे, फिर हम इसको व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व करेंगे, ठीक है जी। तैयार है? चलो सबसे पहले देखें जी, इसमें लिखा हुआ है कि अ रिटेल ट्रेड डज नॉट कीप डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। अब इसका तर्जमा आप लोगों ने ध्यान से पढ़ना, ये ना हो कि आप लोग ये समझें कि डबल एंट्री का लफ्ज आया तो ये तो क्वेश्चन डबल एंट्री का होगा, ये सिंगल एंट्री का नहीं हो सकता। हम लोग जो चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं वो चैप्टर असल में कौन सा है? सिंगल एंट्री, ठीक है। हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं? सिंगल एंट्री। लेकिन यहाँ पर पहली लाइन में क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा हुआ है अ रिटेल ट्रेड डज नॉट कीप डबल एंट्री रिकॉर्ड्स। ये कोई रिटेल ट्रेड है, कोई बिजनेस है और ये डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता, ये डबल एंट्री सिस्टम के मुताबिक रिकॉर्ड्स नहीं बनाता, ठीक है। अगर डबल एंट्री सिस्टम के तहत रिकॉर्ड नहीं बनाता तो इसका मतलब क्या है? ये सिंगल एंट्री है। तो फिर ये सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत बना रहा है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन कौन सा आ गया है? सिंगल एंट्री सिस्टम का, ठीक है। ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। पेपर में बैठ के आप लोग फौरन समझ आएंगे, अच्छा ये जो चैप्टर नंबर 1 वाला हमारा सिंगल एंट्री वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चले और क्या लिखा? His business balance sheet at 1st January 2022 was as follows. आपको उसने बताया जी कि उसके बिजनेस की, उसके कारोबार की बैलेंस शीट जो कि 1 जनवरी 2022 को है वो इस तरह है, दर्ज झैल है, ठीक है। ये आगे दी हुई है। अब जरा यहाँ पर देखें तो ये जो आपको नीचे बैलेंस शीट दी हुई, एक बैलेंस शीट बनाई हुई है। आईकॉम पार्ट 1 में आपने बैलेंस शीट के बारे में पढ़ा होगा, जब आपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और साथ में बैलेंस शीट बनाई थी। तो बैलेंस शीट में एक साइड पे एसेट्स होते हैं और एक साइड पे लायबिलिटीज और कैपिटल, यही होता है। तो यहाँ पर भी देखें ऐसा ही नहीं है, एसेट्स लिखे हुए हैं। कितने एसेट्स लिखे हुए हैं? 5 एसेट्स हैं। पहला एसेट कौन सा है? कैश इन हैंड, दूसरा कैश एट बैंक, तीसरा स्टॉक, चौथे नंबर पे डेटर्स और पांचवें नंबर पे एसेट्स आ गए। अच्छा ये कौन सी डेट थी? 1 जनवरी, ठीक है। यानी कि साल के शुरू में जो एसेट्स होते हैं वो हमें उसने दे दी। क्लियर होगी बात? अच्छा अब दूसरी साइड पे आ जाए, लायबिलिटी साइड पे। लायबिलिटीज के नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है? क्रेडिटर्स, ये लायबिलिटी है और उसके बाद क्या है? ओके जी। अच्छा जब हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो हमें बेसिकली 2 कैपिटल चाहिए। कितने कैपिटल चाहिए? 2। इधर देखो बेटा, कितने कैपिटल चाहिए? 2 कैपिटल चाहिए। कौन कौन से 2 कैपिटल चाहिए? ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। ओसी मतलब ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। और कौन सा? क्लोजिंग कैपिटल। यानी कि साल के शुरू में कितना कैपिटल था वो पता होना चाहिए, उसको हम कहते हैं ओपनिंग कैपिटल। और साल के एंड पे कितना कैपिटल होना चाहिए? वो जो होता है वो क्या कहलाता है? क्लोजिंग कैपिटल। ओके, ये 2 कैपिटल हमें क्वेश्चन में होने चाहिए। अगर तो दिए हुए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिए हुए तो फिर हम क्या करते हैं? ओपनिंग कैपिटल मालूम करने के लिए हम लोग बनाते हैं ओपनिंग
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ओएसए कह रहे हैं इसको, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये बनाते हैं हम। और अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल नहीं दिया हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। इन दोनों कैपिटल्स का होना जरूरी है, इसके बगैर हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं होगा। अब जरा ये वाला जो आपको डाटा दिया हुआ है, इस डाटा में लायबिलिटीज के नीचे कैपिटल लिखा हुआ है, ये कैपिटल लिखा हुआ है ना। अब हमने ये पता करना है कि भाई ये कौन सा कैपिटल, तो बताएं कौन सा है, ओपनिंग। कैसे पता चला ये ओपनिंग, डेट ऊपर क्या लिखी हुई है, 1 जनवरी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कौन सा हुआ, साल के शुरू वाला है। तो एक कैपिटल हमारे पास क्वेश्चन में दे दिया गया है, यानी कि ओपनिंग कैपिटल हमें दे दिया गया, ये तो आ गया। अब हमें ये स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं। क्लियर होगी बात। अब आगे चलते हैं और क्या क्या चीजें। His position as at the end of the year 2022, इसकी पोजीशन साल 2022 के एंड पे ये थी, क्या थी, कैश इन हैंड, ये फिर एसेट्स आ गए, ये फिर एसेट बता रहा है, कैश इन हैंड एसेट है 1000 रुपया, और कैश एट बैंक ये भी एसेट है, ये ऊपर वाले स्टॉक ये भी एसेट्स हैं, एसेट है, डेटर्स ये भी एसेट है, फर्नीचर ये भी एसेट है, क्रेडिटर्स ये लायबिलिटी है। अब देखें यहाँ पर एक लाइन उसने लिखी थी ऊपर, हिज पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर। अब उसने एंड ऑफ द ईयर का बता दिया, और नीचे उसने 1.5 लाइन में आपको 5 एसेट्स बता दिए और एक उसने साथ लायबिलिटी बता दी। अच्छा, उसने एट द एंड ऑफ द ईयर आपको एसेट्स और लायबिलिटीज बताए हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर कैपिटल नहीं बताया, ऐसा ही है, कैपिटल बताया, यहाँ पे लिखा है कैपिटल नहीं ना लिखा, एक ही कैपिटल उसने बताया बस, ओपनिंग। इसका मतलब है एंड ऑफ द ईयर के एसेट्स मौजूद हैं, लायबिलिटी मौजूद है, लेकिन कैपिटल मौजूद नहीं है। यानी कि साल के एंड वाले कैपिटल को हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग कैपिटल। ये वाला कैपिटल क्वेश्चन में मौजूद नहीं है, हमने जो डाटा दिया उसने एंड वाला। अब ये वाला अगर कैपिटल मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है अगर ये नहीं दिया हुआ तो हमें ये स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। इसको कहते हैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। ये स्टेटमेंट हम बनाएंगे, और इस स्टेटमेंट को बना के हम लोग क्या करेंगे, स्टेटमेंट बड़ी आसान सी है, ये जो आपको एसेट्स दिए गए हैं इनको जमा करो और उसमें से लायबिलिटी को माइनस करो। क्या करना है, एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करना, बस एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करना है। तो जब माइनस करेंगे तो जो बाकी रकम बचेगी वो क्या कहलाएगी, कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। कौन सा कैपिटल होगा, आसान है, ये हम निकाल लेंगे। जब क्लोजिंग कैपिटल भी निकल आएगा तो दोनों कैपिटल पूरे हो गए, ओपनिंग तो वैसे ही उसने दे दिया, ठीक है, क्लोजिंग हम इस तरह निकाल लेंगे, निकल आएगा। अब दोनों कैपिटल जब पूरे हो जाएंगे तो फिर हम लोग इस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस मालूम कर सकेंगे, ठीक है। आगे चले, और भी डाटा जो दिया गया, He withdrew during the year ₹18,000, उसने 18,000 रुपए निकलवाए। कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग जज्बाती हो जाते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ तक पढ़ते हैं, अच्छा ये ड्राइंग्स पढ़ के तो यही लग रहा है ना कि उसने 18,000 रुपए निकलवाए। अब जो भी पैसे निकलवाता है ऑनर, वो ड्राइंग्स होती है, ठीक है, लेकिन अगली लाइन जब तक आप अगली लाइन पूरी नहीं पढ़ेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये हुआ क्या है इस 18,000 का। आगे जरा पढ़ें। इसलिए मैं कहता होता हूं कि व्हाइट बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले या पेपर में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, ताकि आपको पता चले कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। अदरवाइज यहाँ पर आप मार खा सकते हैं, ये प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए क्या हुआ, इस लाइन को अभी मैंने आधा पढ़ा था, आधा पढ़ के मैंने गेस कर लिया कि 18,000 रुपए उसने निकलवाए। अच्छा, तो 18,000 निकलवाए तो ये 18,000 रुपए तो ड्राइंग्स हो, लेकिन ये असल में क्या हुआ, पूरी लाइन पढ़ेंगे फिर समझ आएगा। दोबारा पढ़ें इसको। He withdrew during the year ₹18,000, उसने 18,000 रुपए साल के दौरान निकलवाए। आउट ऑफ विच, इसमें से, यानी कि इसी 18,000 में से उसने क्या किया, He spent ₹12,000
ऑन द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग अ मोटर कार फॉर द बिजनेस। लो अब बताओ निकलवाए कितने थे, और उसमें से 12,000 का क्या ले लिया, कार। किस लिए, अब ये बताओ कि 18,000 रुपए जो निकलवाए थे क्या वो सारे उसके जाती इस्तेमाल में गए, नहीं। उसमें से 12,000 तो उसने वापस बिजनेस पे ही लगा दिए, बाकी कितने बचे, 6,000। अभी बाकी 6,000। अब 18,000 बनेगी ड्राइंग्स, नहीं। अब 6,000 रुपए ड्राइंग्स बन सकती हैं, वो भी देखते हैं अभी कि बाकी 6,000 का उसने क्या किया, ठीक है। अगर वो भी सारा उसने बिजनेस में ही लगा दिया तो फिर तो ड्राइंग्स नहीं बनेगी ये, इसलिए पूरा पढ़ेंगे इसको। अब ये एक नया एसेट खरीदा उसने, कार एक नया एसेट खरीदा है, ठीक है, साल के दौरान। अब मुझे ये बताओ कि ये जो साल के दौरान उसने एक कार खरीद ली है, ये जो कार है ये ओपनिंग एसेट बनेगी या क्लोजिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट। मैंने वैसे ये बड़ी डिटेल में एक पिछली वीडियो में समझाया था सारा कि साल के दौरान जो भी एसेट आएगा वो क्लोजिंग एसेट्स में जाएगा, ठीक है, ओपनिंग एसेट्स में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ओपनिंग एसेट कहाँ से आते हैं, वो पिछले साल से आते हैं। पिछले साल के जो क्लोजिंग होते हैं वो इस साल के ओपनिंग होते हैं। ये मैंने एक बड़ी डिटेल वीडियो इस पे बनाई हुई है, आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो उसमें आपको सारी समझ आ जाए। तो साल के दौरान अगर कोई लायबिलिटी आ जाए तो कर्जा ले लिया जाता है, मार्च अप्रैल मई जून में जाके कहीं कोई एक कर्जा ले लेते हैं तो वो लायबिलिटी बनेगा, कौन सी, ओपनिंग या क्लोजिंग, वो भी साल के एंड वाली लायबिलिटीज में काउंट होगी, क्लोजिंग वाली, ठीक है। अच्छा आगे चले, और क्या चीज इसमें है। अच्छा बाकी 6,000 का उसने कुछ भी नहीं बताया, इसका मतलब है कि बाकी 6 फिर किधर गया, यस वो है जाती इस्तेमाल में और वो है ड्राइंग्स, 6,000 ड्राइंग्स हैं, ठीक है। और क्या चीज है, प्रिपेयर नेसेसरी स्टेटमेंट्स टू डिटरमिन द नेट प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंड a balance sheet as at 31st December 2022 after making the following adjustments। आज के क्वेश्चन में उसने कहा है कि प्रॉफिट या लॉस भी मालूम करें, मुख्तलिफ जो नेसेसरी जो जरूरी स्टेटमेंट्स हैं वो बना के प्रॉफिट या लॉस मालूम करें और बैलेंस शीट भी बनाएं। ये एक वाहिद इकलौता क्वेश्चन है जिसमें उसने कहा है बैलेंस शीट भी बनाओ। पहले किसी क्वेश्चन में उसने बैलेंस शीट बनाने का नहीं कहा, आज हम लोग बैलेंस शीट भी सीखेंगे, ठीक है। तो अगले लेकिन कुछ एडजस्टमेंट्स करनी है, वो एडजस्टमेंट्स आपको पता है क्लोजिंग वाली जो स्टेटमेंट ऑफ फेयर होती है या बैलेंस शीट होती है उसमें ही होती है। क्या एडजस्टमेंट्स करनी है, डेप्रिसिएट फर्नीचर एंड मोटर कार एट द रेट ऑफ 10%। दो चीजों की डेप्रिसिएशन करनी है, किस किस की, फर्नीचर और मोटर कार। फर्नीचर का भी 10% माइनस करना है और मोटर कार का भी 10% माइनस करना है, ठीक है। और क्या चीज है, राइट ऑफ बैड डेट्स ₹400 और कुछ राइट ऑफ करने हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स आपको मैंने एक दिन पहले बताया था कि बैड डेट्स का मतलब है कि जो हमारे पैसे रिकवर नहीं होते, हमारे डेटर्स होते हैं ना, जिन लोगों से हमने पैसे लेने होते हैं, डेटर वही होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, तो उनमें से कुछ पैसे हमारे रिकवर नहीं होते तो उनको हम क्या कह देते हैं, बैड डेट्स। तो ये बैड डेट्स हो गए 400 रुपए, तो इसको हमने राइट ऑफ करना है, माइनस करना है, लेकिन किस में से माइनस करनी है, हाँ किस में से, हाँ बैड डेट्स को माइनस किस में से करें, एसेट्स में, कैपिटल में, कैश। अच्छा हेड भी मैंने दे दिया, डेटर्स में से करें। डेटर्स में से कर। मैंने अभी बताया कि डेटर वो लोग होते हैं जिनसे हमने पैसे लेने। अगर हमने फर्ज करो 3 लाख रुपया लेना है मुख्तलिफ लोगों से, ठीक है, तो हमारे डेटर कितने हुए, 3 लाख। अगर उसमें से 10,000 हमें पता है कि अब नहीं मिलने, डूब गए, तो अब हमने कितने लेने हैं, 2,90,000। तो डेटर में कमी हो रही, डेटर्स में कमी हो रही। तो जितने बैड डेट्स होते हैं कहाँ से होते हैं, डेटर्स में। बैड डेट्स का ताल्लुक किसके साथ, डेटर्स के साथ, तो माइनस कहाँ से करेंगे, डेटर्स में। डेटर हमारे एसेट होते हैं, ठीक है। एसेट्स जब हम लिख रहे होंगे उसमें एक एसेट आएगा डेटर्स, तो डेटर्स में से माइनस कर देंगे। जैसे डेप्रिसिएशन होती है ना, डेप्रिसिएशन मैं कहता होता हूँ कि ये भी जैसे फर्नीचर की डेप्रिसिएशन का मतलब है फर्नीचर की वैल्यू में कमी, कार की डेप्रिसिएशन का मतलब है कार की वैल्यू में कमी। ये जो बैड डेट्स होते हैं ना, मैं कहता हूँ कि ये डेटर्स की डेप्रिसिएशन, यूं समझ, ठीक है, ये डेटर्स की डेप्रिसिएशन।
ये खत्म हो रहे हैं, उसमें कमी हो रही है, वैसे होती नहीं है, मैं जस्ट ऐसे ही याद रखने के लिए कर depreciate furniture and motor car at the rate of 10%, write off bad debts 400 and provide 5% for doubtful debts. अब ये doubtful debts के लिए प्रोवाइड करना है, प्रोविजन रखनी है, इसका क्या मतलब है? जो अभी तक पता नहीं मिलने हैं कि- कुछ ऐसे अभी और भी हैं लोग जो डाउटफुल हैं। डाउटफुल किसे कहते हैं? मशकूक, उर्दू में से क्या कहते हैं? मशकूक, यानी कि 5% डेटर्स का अभी भी हमें शक है कि वो उनका डाउट ही है, पता नहीं वो देंगे पैसे या नहीं देंगे, वो भी हमें बस उनका भी लग रहा है कि नहीं देंगे। ठीक है, तो 400 रुपये तो हो गए बैड डेट्स। बैड डेट्स का मतलब क्या है और डाउटफुल डेट्स का मतलब क्या है, ये दोनों को जरा ध्यान से समझो। बैड डेट्स का मतलब डूब गए, पक्का कंफर्म हो गया कि ये तो मिलना ही नहीं ना। ठीक है, डाउटफुल डेट्स का क्या मतलब होगा? शक है, पता नहीं मिले या ना मिले, समझ आ गई दोनों में फर्क। बैड डेट्स का मतलब कंफर्म हो गया, वो तो गए, और डाउटफुल डेट्स शक है, मशकूक है, पता नहीं मिले या ना मिले। ठीक है, हमारा पास्ट एक्सपीरियंस ये शो कर रहा है कि इतने को पैसे तकरीबन डूब जाते होते हैं, उनको हम कह देते हैं डाउटफुल डेट्स। क्लियर होगी बात? अच्छा, बैड डेट्स भी डेटर में कमी होती है, जब बैड डेट्स होते हैं तब भी हमारे डेटर्स में कमी होती है, और ये जो डाउटफुल डेट्स होते हैं इसके लिए हम लोग प्रोविजन रख लेते हैं, रिजर्व रख लेते हैं। पहले ही हम लोग क्या करते हैं, कुछ पैसे निकाल के साइड पे कर लेते हैं, और हमें पता होता है कि इतने को पैसे हमारे कम हो जाएंगे, नुकसान इतना को हमारा हो जाएगा, उसके लिए हम लोग प्रोविजन रखते हैं। ठीक है, तो इस ये प्रोविजन भी किस में कमी करनी है? डेटर्स में। ये भी तो वहीं से मैं मशकूक, ये भी तो डेटर्स ही मशकूक हैं, अगर ये नहीं मिलेंगे तो कमी किस में होगी? डेटर्स में ही होगी। क्लियर होगी बात? तो बैड डेट्स जो होते हैं वो भी डेटर्स में कमी होती है, और प्रोविजन जो हम क्रिएट करते हैं वो भी डेटर्स में से ही करते हैं, यानी कि मशकूक क्या कितनी कम करेंगे? जितने परसेंट उसने कहा, कितने परसेंट का? 5%। अब इसको जरा देखो, इधर फर्ज करो आपके पास 1000 रुपए डेटर्स, यानी कि आपने लोगों से कितने पैसे ले लिए हैं? 400 रुपए आपके बैड डेट्स हो गए। 400 रुपए तो पक्का कंफर्म हो गया कि ये तो गए। अब आपके डेटर कितने रह गए? अब आप कहेंगे कि हमने लोगों से कितने पैसे लेने हैं? 600। पता नहीं। ठीक है, अब ये 600 रुपए ले लें, इसमें से भी 5% का अभी भी डाउट है। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रोविजन रखते हैं, यानी कि पहले ही माइनस करके रख लेते हैं। ठीक है, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितने परसेंट है? 5%। वो कैसे माइनस करते हैं वो समझो। बाकी कितने रह गए? 600। अच्छा, डाउटफुल डेट्स, डाउटफुल जो शक है जिनको, वो इस 1000 में, 1000 वालों में से शक है या 600 वालों में? 1000 वालों में से 400 तो पक्के ही चले गए, बाकी जो मशकूक है वो इसमें है, इसमें से 5% मशकूक है। ठीक है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? इस पे 600 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, 30 रुपीज, यानी कि 30 रुपए का और अभी डाउट है, तो 30 रुपए ये भी निकाल दो। बाकी कितने रह गए? 570। ये जो डेटर्स है ना, इनको हम कहते हैं नेट डेटर्स। नेट डेटर्स। ये आपके कंफर्म आपको मिल जाए, इनका कंफर्म है कि ये आपको मिल जाए। क्लियर होगी बात? इस तरह हम लोग बैड डेट्स को और प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को इस तरह डील करते हैं। अच्छा, इसकी तरतीब यही है, इसकी तरतीब यही है, आप प्रोविजन को पहले माइनस नहीं कर सकते, पहले आपने उन बैड डेट्स को माइनस करना है जिनका पक्का हो चुका है कि ये बैड डेट्स, बैड डेट्स को पहले माइनस करना है। जब बैड डेट्स का मतलब पक्का कन्फर्म गए, ये माइनस करने के बाद ये इसमें जो मशकूक होते हैं, डाउटफुल होते हैं, वो इसमें से माइनस होते हैं। अगर हो ये केले डाउटफुल डेट्स तो अगर खाली डाउटफुल नहीं है, कंफर्म वाले बैड डेट्स नहीं है, तो फिर तो सीधा सीधा डाउटफुल ही इसमें से माइनस होगा। ठीक है, लेकिन अगर दोनों चीजें हैं सवाल में,
बैड डेट्स भी हैं और प्रोविजन भी रखनी है, मशकूक भी हैं। तो पहले कौन से करेंगे? पहले बैड डेट्स जो हो चुके हैं वो माइनस होंगे और उसके बाद आपने जो डेटर बचेंगे उसके ऊपर आपने प्रोविजन लेके 5% 10% जितने परसेंट दिया है तो वो आप यहाँ से माइनस करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात? चलो अब ये काम करना है। अब हमें सारा तकरीबन सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं कि क्या क्या हो रहा है। तो अब हम लोग इसकी बेस पे सारा वाइट बोर्ड काला करते हैं। तो ये रेज कर देते हैं एक दफा। अच्छा जी, हमने मालूम करना है प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए हम लोग बनाते होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। लेकिन जब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाएंगे तो उसमें दो कैपिटल चाहिए होंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग। इसलिए पहले वो दो कैपिटल पूरे करते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम पहले क्या करते हैं कि दो कैपिटल पूरे करते हैं। ओपनिंग कैपिटल तो उसने हमें सवाल में दे दिया था, वो तो हमें मालूम करने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग कैपिटल के लिए हमें उसने एसेट्स और लायबिलिटीज दिए थे। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के क्लोजिंग कैपिटल निकाल लेते हैं ताकि हमें प्रॉफिट या लॉस मालूम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट। इसमें यहाँ पर ट्रेडर का नेम नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो भी ट्रेडर का नेम होगा तो यहाँ पर आएगा। दूसरी लाइन में हम लोग लिखते होते हैं स्टेटमेंट का नेम, और अभी हम बनाने जा रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तीसरी लाइन में हम लोग ड्यूरेशन लिखते हैं एज ऑन, और डेट लिखेंगे 31 दिसंबर 2022। ठीक है, अब ये हमें डेट बताई गई है। अच्छा, मैंने यहाँ पर साल के एंड वाली डेट लिखी है, क्यों? क्योंकि हमने वो क्लोजिंग कैपिटल क्योंकि हमने क्लोजिंग कैपिटल निकाला। अगर ओपनिंग निकालना होता तो फिर वो साल की शुरू वाली फिर साल की शुरू वाली डेट। ठीक है, मैंने कहा था कि मैं हर चीज साथ साथ बताता जाऊंगा डिटेल में ताकि पहले दिन जो आए हैं उनको भी पता चल जाए। ओके, एसेट्स लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और ये कॉलम होते हैं अमाउंट, रुपीज, अमाउंट, और करेंसी यूनिट इसके साथ रुपीज। ठीक है, अब बुक पे आपने देखना है जहां पे लिखा हुआ था साल के एंड की पोजीशन, इस पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर। देखें बुक में इस पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा हुआ है। ये जो बैलेंस शीट दी हुई थी इसके नीचे ही लाइन लिखी हुई है, बेटा बुक पे देखो, देखें कहाँ पे लिखा हुआ है, इस पोजीशन एज एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा हुआ है। इसके नीचे जो एसेट्स हैं वो हम यहाँ पर लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो देखें जी कैसे, इधर देखो, कैश, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है 1000, कैलकुलेटर रेडी है ना? हाँ जी सर। दूसरा है कैश एट बैंक 10,000, स्टॉक 12,000, स्टॉक 12,000, डेटर्स 9,000, और डेटर्स। अब इधर देखिएगा व्हाइट बोर्ड, डेटर्स हमने जो नीचे सबसे नीचे जो कहा था कि उसने ये एडजस्टमेंट्स करनी है, उन एडजस्टमेंट्स में डेटर्स की एडजस्टमेंट थी, हाँ जी बैडर्स और प्रोविजन याद है। इसलिए इधर देखें व्हाइट बोर्ड, इसकी जो अमाउंट है वो हम बाहर लिखेंगे। कितनी अमाउंट है इसकी, डेटर्स की 9,200। ये देखें, ये मैंने इधर बाहर लिखी, इसके ऊपर मैं रुपीस लगा देता हूँ। ठीक है, इनको भी इनमें वैसे जमा करना है वैसे। अभी देखो क्या करते हैं, डेटर्स लिखे। अब इसके अंदर दो एडजस्टमेंट करनी है हमें। नंबर 1
बैड डेट्स Bad debts की की माइनस करना है और नंबर 2 प्रोविजन को माइनस करना है। दोनों चीजें मौजूद। अब देखो इधर क्या लेस, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे लेस। क्या लेस करना है? पहले लेस क्या करना है? बैड डेट्स। और बैड डेट्स कितने हुए थे? 400। 400 माइनस कर दें, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी? 8,800। अब क्या लेस करेंगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेस प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितनी बनेगी? 5%। अब 5% किसका लेंगे? 8,000 यस, किसका? 8,800 मल्टीप्लाइड बाय 5/100 कितना है? 440 रुपये। 8,800 में से 440 माइनस कर दें, 8,360। ठीक है, समझ आ गई सबको? इस तरह हमने करनी थी डेटर्स की एडजस्टमेंट। ओके, अच्छा और नेक्स्ट कौन सा एसेट है? डेटर्स का नेक्स्ट है फर्नीचर। फर्नीचर लिखें, इधर देखें। फर्नीचर को भी मैं बाहर लिखूंगा क्योंकि इसकी भी एडजस्टमेंट थी। फर्नीचर की वैल्यू है 3000, ये हमने बाहर लिखा, इसके ऊपर रुपीस लिखेंगे, इसमें से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितने परसेंट है? 10%। 10% डेप्रिसिएशन। तो इसी 3000 का मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, ये 300 आ गया। ओके, 3000 में से 300 माइनस किया, बाकी 2700। डन। एक चीज रह गई, कौन सी? कार। कार भी खरीदी थी। कार कितने की खरीदी थी? 12,000। तो यहाँ पर लिखेंगे कार जी, कार इसकी वैल्यू कितनी है? 12,000। ऊपर रुपीस लिखा, नीचे 12,000 लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। तो 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 1200। माइनस करें तो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी 10,800। ठीक है, 12,000 माइनस 1200, 10,800। एसेट सारे पूरे हो गए। एक क्रेडिटर था, क्रेडिटर्स लायबिलिटी लिखा हुआ था। अब क्रेडिटर्स जो है, दो क्रेडिटर लिखे हुए हैं, इधर देखें। एक ये ऊपर बैलेंस शीट के अंदर लिखे हुए हैं क्रेडिटर, लेकिन वो कौन से हैं? 1 जनवरी। हम लोग कौन से लिख रहे हैं? 31 दिसंबर। तो ये जो नीचे लाइन लिखी है ना, इस पोजीशन एट द एंड ऑफ द ईयर, इसके नीचे वाले सारे एसेट्स और लायबिलिटीज हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखें क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है? 12,000। चेक करें, 12,000 और इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, ये हमने सारे एसेट्स भी लिख लिए, लायबिलिटी एक ही थी, वो भी हमने नोट कर लिया। डन। अब हम लोग क्वेश्चन में देख लेते हैं एहतियातन कोई एसेट या लायबिलिटी है तो नहीं थी, और इसके अलावा कोई एसेट और लायबिलिटी क्वेश्चन में नहीं दी। ठीक है, अब एडजस्टमेंट्स जो दी थी उसने, आखिरी जो डेट लाइन लिखी हुई है उसमें उसने कहा था कि एडजस्टमेंट्स देख लें। एडजस्टमेंट देख लें, कोई रह तो नहीं गई? डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर हो गई है? ओके। डेप्रिसिएशन ऑन कार भी हो गई है? रिटर्न ऑफ बैड डेट्स भी हो गए 400, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी हो गया। सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी है। ओके, अब एसेट साइड का टोटल 34,060 60 34,060 इतने। ठीक है, 34,060। हमने करना क्या होता है? एसेट्स के टोटल में से एसेट को जमा करना है और उसमें से लायबिलिटी को माइनस करना है। बस जो बाकी रकम बचेगी वो क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल 22,060 ये यहाँ पर आ जाए। ये टोटल हम यहाँ पे लिए 34,060
60 ये एसेट्स का टोटल है। एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस किया, रिमेनिंग 22,060 ये है कैपिटल। इसको हम लिखेंगे कैपिटल और ब्रैकेट में बताएंगे बैलेंसिंग फिगर। क्लोजिंग ठीक है, 32,860 दोबारा चेक कर लें टोटल। ये टोटल गलत किया होगा। टोटल दोबारा चेक करें। ये आ रहा है 44,860। ये टोटल 32,860। इसमें से ये माइनस किया तो रिमेनिंग 32,860। अगर आप पेपर में भी ऐसे ही काम करेंगे तो फिर वहां पर दूसरा चांस नहीं होता। ठीक है, वीडियो भी जब दोबारा देखें तो कैलकुलेशंस कैलकुलेटर से खुद दोबारा कर सारी करके देखा। ठीक है, ये टोटल हो गया। पहले टोटल गलत हो गया था, अभी ठीक किया तो 44,860 ये एसेट साइड का टोटल है। इसमें से ये माइनस किया लायबिलिटी को तो रिमेनिंग हमारे पास ये बचा। ठीक है, ये है कैपिटल। अब हम कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास ये क्लोजिंग कैपिटल आ चुका है, ओपनिंग कैपिटल सवाल में दिया हुआ है, दोनों कैपिटल हो गए पूरे। अब हम प्रॉफिट या लॉस मालूम कर सकते हैं। तो प्रॉफिट या लॉस मालूम करने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें सबसे ऊपर लिखेंगे ट्रेडर्स नेम, दूसरी लाइन में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द year ended 31st December 2022। यहाँ पर हम लिखेंगे डिटेल्स और यहाँ पर अमाउंट, और अमाउंट की यूनिट है रुपीस। ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनानी है इसके लिए हमने एक शॉर्टकट तैयार किया। जो लोग नए आए हैं वो जरा ध्यान से समझें। इसके अंदर हमने शॉर्टकट एक तैयार किया हुआ, हम उसको कहते हैं CDA फिर लाइन OIL फिर लाइन। CDA क्या चीज है? C का मतलब क्लोजिंग कैपिटल, D का मतलब ड्राइंग्स, A का मतलब एडिशनल कैपिटल और आगे लाइन है, इसका मतलब क्या? आधी स्टेटमेंट हो। उसके बाद O है, इसका मतलब ओपनिंग कैपिटल, I का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और L का मतलब लॉस या प्रॉफिट। ये हमारा लास्ट पे जो है ये रिजल्ट है, या ये लॉस होगा या प्रॉफिट। अच्छा ये हो गया। ये हमने शॉर्टकट ऐसे बनाया हुआ जस्ट याद रखने के लिए। वैसे तो अब तक आपको जुबानी याद हो ही चुकी होगी कि सबसे पहले हमने क्लोजिंग कैपिटल लिखना है। अच्छा इसमें एक चीज है ड्राइंग्स, इसके साथ हम प्लस लगा लेते हैं। जी सर। इसका मतलब है कि हमने ड्राइंग्स को जमा करना, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स को जमा करना, बाकी सारा कुछ हमने माइनस कर। ठीक है, तो शुरू करते हैं सी से। सी मतलब क्लोजिंग कैपिटल। अब क्लोजिंग कैपिटल ये हमने निकाला है, ये यहाँ से आ रहे 32,860। सी हो गया। इसके बाद बारी आ गई डी की। डी का मतलब ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को हमने ऐड कर, ऐड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की वैल्यू कितनी है? 6,000। यस, 12,000 निकलवाए थे लेकिन 18,000 निकलवाए थे।
18 में से 12,000 की उसने गाड़ी लेके कारोबार को दे दी। अगर वो गाड़ी ले लेता अपने जाती इस्तेमाल करेंगे तो फिर 18,000 लेकिन वो ड्राइंग्स में ही जाती, ठीक है, फिर 18,000 ही ड्राइंग्स में जाती। लेकिन अभी वो गाड़ी उसने लिया फॉर बिजनेस, ठीक है, इसलिए हम करेंगे 18,000 माइनस 12,000, 6 तो असल में ड्राइंग्स कितनी है 6,000। ये काम आप ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, सीधा सीधा आप लिखते हैं 6,000। तो जमा करें 38,860 लें, सी भी हो गया, डी भी हो गया, नेक्स्ट आ गया ए। एडिशनल कैपिटल लेके आया कोई? साल के दौरान कोई कैपिटल आया था? ऐसा तो पूरे क्वेश्चन में कहीं लिखा ही नहीं हुआ कि साल के दौरान कोई घर की उसने चीज बेची और पैसे कारोबार में ले आया, ऐसा तो कुछ भी नहीं था, ठीक है। इसका मतलब है एडिशनल कैपिटल इस क्वेश्चन में नहीं है। जो चीज नहीं है उसको हम छोड़ देंगे, हमें सिर्फ दो ही चीजें चाहिए होती हैं, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। वो अगर हैं तो ठीक है, नहीं तो हम मालूम करेंगे। लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल के अलावा अगर कोई चीज मिसिंग हो तो उसको आप छोड़ दो। तो जी ए भी हो गया, आगे क्या लिखा हुआ है? लाइन, आगे लाइन लगी हुई है। इसका मतलब है कि ये जो रिजल्ट है यहाँ पर हमारी आधी स्टेटमेंट वो भी गई। इसको क्या कहते हैं? एडजस्टेड कैपिटल। ये जो हाफ स्टेटमेंट का रिजल्ट आता है इसको कहते हैं एडजस्टेड कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर 2022। आधी स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद है ओ। ओ मतलब ओपनिंग। क्या ओपनिंग? कैपिटल। सारा कुछ ये कैपिटल से रिलेटेड है, तो उसको ऐड करना है कि लेस? सारा कुछ यहाँ पे लेस ही होना है। ओपनिंग कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो साल के शुरू में जो उसने बैलेंस शीट बताई थी, ओपनिंग कैपिटल था 24,000। 24,000 माइनस करें जी 24, 14,860 14,860, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट आई। कोई नहीं है। आई मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट तो था ही नहीं क्वेश्चन में। लास्ट में हमारे पास या तो लॉस है या प्रॉफिट है। अब आंसर अगर आपका आ जाए माइनस में तो ये लॉस, और अगर आंसर आ जाए प्लस में तो ये प्रॉफिट, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि ये माइनस में आया कि प्लस में आया? तो प्लस में ही आया, माइनस में तो नहीं गया आंसर, तो ये प्रॉफिट ही है। तो इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 31st December 2022। ये यहां तक हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो, प्रॉफिट आ गया। अब उसने कहा था कि बैलेंस शीट भी बनाओ। अब बैलेंस शीट बनाने का तरीका समझो। पहले इधर देखो मेरी तरफ। बैलेंस शीट जब हमने बनानी है तो बैलेंस शीट बनती है साल के एंड पे, ठीक है, 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को हमने बैलेंस शीट बनानी है। शॉर्टकट बताने लगा हूं टाइम सेव करने के लिए। ये जो आपने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रखी है यही बैलेंस शीट है। सिर्फ एक चीज इसमें हमने चेंज करनी है और वो है ये कैपिटल की कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन, ठीक है, ये चेंज करनी है। बैलेंस शीट हम बनाएंगे, ये सेम एज इट इज, ये साइड उठाएंगे एसेट्स वाली, उधर एसेट्स में ले जाएंगे। ये लायबिलिटीज उठाएंगे, उधर लायबिलिटीज में ले जाएंगे। सिर्फ ये वाला जो कैपिटल है, ये जो 32,860 है, ये कैपिटल हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज करेंगे। आना ये फिर भी 32,860 ही है, इतना ही आएगा, लेकिन किसी और तरीके से। किस तरीके से, बस वो आपने समझना। बाकी बैलेंस शीट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, सेम एज इट इज। कैसे? लेकिन उसका फॉर्मेट है, बैलेंस शीट का बाकायदा एक फॉर्मेट होता है, उसको आपने समझना है कि वो कैसे है। अब देखिए इधर बैलेंस शीट बनाते वक्त ये आ रहा है वीडियो में, हाँ जी, लास्ट पर थोड़ा सा आ रहा है लेकिन ज्यादा नहीं आ रहा। ये एंड नहीं आ रहा इसका, जहाँ पे थोड़ा सा है, इधर। बस ओके, अच्छा। बैलेंस शीट बनाते वक्त आपने इसको जरा ध्यान से समझना है, नोट नहीं करनी चीज।
जी क्योंकि आपके पास रिकॉर्डिंग में है, सारा कुछ है, समझ लें बस इसको। सबसे ऊपर आपने लिखना है ट्रेडर का नेम या बिजनेस का नेम। अब सेकंड लाइन में आपने लिखना है बैलेंस शीट, और तीसरी लाइन में आपने लिखना है एज ऑन 31 दिसंबर 2022। एज ऑन है, उधर भी एज ऑन ही था, जी ठीक है, लेकिन वहां पर सेकंड लाइन में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स था, यहाँ पर बैलेंस शीट है। जी और अब आपने जो इसका स्केच बनाना है वो बिल्कुल वही है जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का है, कोई डिफरेंस नहीं है। एसेट्स, लायबिलिटीज, अमाउंट बस कैपिटल रुपीज, अमाउंट और उसके साथ रुपीज। देखिए हमने करना क्या है, आपने जब बैलेंस शीट बनानी है तो इन एसेट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करना है, इसकी कैटेगरीज बनानी है। एक होते हैं करंट एसेट्स और दूसरे फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल या उससे कम होती है, और फिक्स्ड एसेट जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा। ओके, अब मुझे ये बताएं कैश कौन सा एसेट हो, करंट है या ये तो यूं चला जाता फिर आ जाता फिर चला जाता, ये तो जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है, जल्दी जल्दी आ जाता है। कैश एट बैंक भी करंट होता है, स्टॉक ये भी करंट होता है, स्टॉक बिक जाता है फिर ले जाते हैं, फिर बिक जाता है फिर ले जाते हैं, साल में पता नहीं कितनी दफा बिकता है, इसकी लाइफ भी साल से कम होती है। डेटर्स जिन लोगों से हमने पैसे लेने होते हैं उनको हम उधार, जिनको हम देते हैं उधार 5 साल के लिए दे देते हैं, उधार तो हम देते हैं महीने के लिए, 2 महीनों के लिए, साल तो इसका टाइम पीरियड भी साल से कम है, तो ये भी क्या हो गया करंट एसेट। उसके बाद आ गया फर्नीचर, ये फिक्स है, ये 5 साल 10 साल चलेगा। कार भी फिक्स है, समझ आ गई बात। जी सर हमने सिर्फ इनकी दो हिस्से कर दिए, यहाँ पर आपने हेडिंग लिखनी है मार्कर के साथ, करंट एसेट CURRENT करंट एसेट्स। अच्छा, ये नीचे लाइन लिखा, ये मतलब हेडिंग है, ठीक है। वहां पर हमने जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है तो हमने सारा कुछ मिक्स ही लिख देते हैं, एसेट सारे मिक्स करने हैं। सिर्फ और इसमें फर्क ये है हेडिंग्स बनाना, तो सेम एज इट इज उठाओ, कैश इन हैंड कितना है 1000, कैश एट बैंक 10,000, ठीक है। उसके बाद आ गया स्टॉक एट 12,000, ठीक है। आगे लिखें जी डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू है 9,200, इधर बाय लिखना है, फिर लेस, वो सारा कुछ एज इट इज लेके आना, मैंने कहा था बिल्कुल सेम एज इट इज, लेस बैड डेट्स 400, remaining 8,800, less provision for doubtful debts, वो बनी थी 440, रिमेनिंग कितना बचा 8,360। अच्छा, फिर उसके बाद बस, फिर आगे वो दूसरे आगे जी सर फिक्स्ड एसेट आ गए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे मार्कर के साथ, फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर ठीक है। फर्नीचर अब उसके ऊपर क्या लिखेंगे, फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू 3,000, ऊपर रुपीज लगाए, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 300 बनी थी, रिमेनिंग आ गया 2,700। उसके बाद लिखेंगे कार की वैल्यू 12,000,
लेकिन इसके ऊपर रुपीस लगाएं ताकि ये ना लगे कि ये इसमें से ये माइनस किया तो बाकी 12,000 बच गए, ऐसा ना लगे, ऊपर रुपीस लिखें इसमें। लेस डेप्रिसिएशन at the rate of 10% per annum और ये बनी थी 1200, तो रिमेनिंग रह गया 10,800। अच्छा यहाँ पर हम टोटल करेंगे, टोटल इसका आएगा 44,860। समझ आ गया? लायबिलिटी साइड पे आ रहे हैं, लायबिलिटी साइड पे भी आपने यही काम करना है, हेडिंग देनी है, 2 हेडिंग्स बनानी है। कौन सी? पहले लिखेंगे करंट लायबिलिटीज। आप लोग आईकॉम पार्ट 1 में ये मेरे को बना के रहे हैं, ठीक है, बैलेंस शीट। तो करंट लायबिलिटीज में ये यहाँ से सेम एज इट इज, क्रेडिटर एक ही है करंट लायबिलिटी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रेडिटर्स की वैल्यू है 12,000। अच्छा यहाँ पर अब ये जो कैपिटल वाला पोर्शन है ना, इसको ध्यान से समझो। मैंने कहा इसको हम चेंज करेंगे लेकिन लेके आंसर इतना ही आएगा, तभी तो दोनों साइडें बराबर होंगी, नहीं तो बैलेंस शीट की साइड ही नहीं बराबर होगी। तो ये कैसे लेके आना है, कैसे लिखना है, ये देखो। अब जरा देखो, यहाँ पर आप हेडिंग देंगे ऑनर्स इक्विटी, ऑनर्स इक्विटी, ये हेडिंग आ गई। अब देखिए सारे एसेट्स हमने क्लोजिंग वाले लिखे, लायबिलिटीज भी क्लोजिंग वाली लिखी, ये कैपिटल भी कौन सा है, क्लोजिंग। लेकिन मैंने कहा इसको चेंज करो, एसेट क्लोजिंग, लायबिलिटीज क्लोजिंग, लेकिन अब आपने कैपिटल लेना है ओपनिंग। कौन सा लेना है, ओपनिंग। अब उसके अंदर कुछ प्रोसेस करेंगे, उसके अंदर कुछ प्रोसीजर्स करेंगे, वो क्या करेंगे वो देखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल, कैपिटल कौन से वाला लेना है, ओपनिंग कैपिटल। यहाँ पे भी हमने लिखा दिया, इसको हम बाहर लिखेंगे 24,000। आईकॉम पार्ट 1 में आपको याद होगा जब आप कैपिटल लिखते थे तो फिर नेट प्रॉफिट जमा करते थे, और अगर नेट लॉस हो तो माइनस करते थे, और ड्राइंग्स को आप माइनस करते थे, ठीक है। वही बस काम करना, प्रॉफिट आया ये वाला, इस नेट प्रॉफिट को हम इसमें जमा करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट कितना है, 14,860 ऐड करिएगा, हो गया। ठीक है जी सर। अच्छा अब इसमें से लेस करें, लेस ड्राइंग्स 18,000, 6,000, ड्राइंग्स कितनी थी, 6,000, माइनस किया बाकी 32,860 आ गया उतने, 32,860 ही आ गए। लेकिन हमने डायरेक्ट नहीं लिखा, हमने डायरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल नहीं निकाला, हमने ओपनिंग कैपिटल लेके उसको क्लोजिंग बनाया, ठीक है। हमने ओपनिंग कैपिटल लेके उसको हमने क्लोजिंग बनाया, ठीक है। अच्छा टोटल कितना आएगा, जाहिर बात उतना ही है जितना पहले था, उसका भी तो वही 2 फिगर्स है, 12,000 और 32,860, तो ये भी इतना ही है, तो टोटल 44,860 रुपीज। अब समझ फर्क क्या आया, बैलेंस शीट में हमने सिर्फ ये एक तो हेडिंग्स बनाई है, यही सारा कुछ लेके क्लोजिंग स्टेटमेंट को लेके हेडिंग्स बना दी, और हमने कैपिटल को सिर्फ छेड़छाड़ की है, ओपनिंग कैपिटल लेके उसका हमने प्रोसेस किया और क्लोजिंग के बराबर ले, इसके बराबर, ठीक है। तो आपको पेपर में बैठ के ये पता चल जाएगा कि भाई ये वाला जो आंसर आपने निकाला है ये ठीक है या गलत है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये कैपिटल और ये कैपिटल आपस में बराबर होने चाहिए। इज दैट क्लियर? तो जी समझ आ गई बैलेंस शीट कैसे बनानी, कोई बड़ी लंबी चौड़ी कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है इसमें, ये अगर बना लिया तो ये भी बन गया। ओके, अल्लाह हाफिज़।